अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां मुकरब और हम इस वक्त तहसील डस्का के गांव पिखी संधवा में मौजूद हैं। और इस वक्त हम जिस शख्सियत के पास आए हैं, मेरी मुराद खलील अहमद संधू साहब, जो ज़िला सियालकोट के नाज़िम इलेक्शन सेल भी हैं और NA 75 के कैंडिडेट भी रह चुके हैं। तो आज हम इनके पास हाज़िर हुए हैं, इनके हलके के हवाले से, इनके हलके में क्या मसाइल चल रहे हैं और वर्किंग के हवाले से कि तहरीक की क्या वर्किंग चल रही है। तो आए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम का फजल। आप सुनाएं। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ये मुझे बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छी वर्किंग यहाँ पे कर रहे हैं, कि आपने तहरीक लबैक पाकिस्तान को कब ज्वाइन किया और किस चीज़ ने आपको मुतासर किया कि आप तहरीक लबैक पाकिस्तान में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि एज़ ए मुस्लिम होने के नाते से मेरा अपना शुरू से ही इस्लाम की तरफ जो है ना वो ज़्यादा लगाव रहा है। कोई भी मजहबी जमात जब से मैंने होश संभाला है, कोई भी मजहबी जमात जो हमारे इलाके में हमारे मसलक की, ख़ास करके अहले सुन्नत की जो मसलक की जमात है, उसकी तरफ ज़्यादा मैं राग़ब रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ मेरी वाबस्तगी थी जब डॉक्टर तारुल कादरी साहब थे। तो जैसे ही बाद में बाबा जी ख़ादम साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मुजाहिदीन आए और आपके मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो सुने हैं, प्रोग्राम उनके सुने। तो उनके प्रोग्राम जैसे ही पहला प्रोग्राम मैंने सुना तो उसी वक़्त से फिर मैंने बाबा जी को फॉलो किया और तहरीक लबैक पाकिस्तान को मैंने ज्वाइन किया। आप NA 75 के टिकट होल्डर भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर जो पहला इलेक्शन हुआ था उसमें कहा गया था कि धांधली हुई है और धांधली के बाद फिर दोबारा इलेक्शन हुआ था। तो वो केस अभी तक चल रहा है या ख़त्म हो चुका है? वो क्या मतलब धांधली किस तरफ से हुई थी और किन्होंने की थी, उस हवाले से थोड़ा आप बताइएगा। जी, हुआ कुछ इस तरह था कि आपको पता है जैसे कि मरकज़ में हुकूमत जो है वो PTI की थी, तहरीक इंसाफ की थी। तो जो कैंडिडेट था तहरीक इंसाफ का, उसका सियासी लेवल से अपना पलड़ा जो है वो बहुत कमज़ोर था। तो ज़्यादातर ये हल्का जो है सबसे ज़्यादा नून लीग का मजबूत गढ़ रहा है। जैसे कि ज़ाहिर शाह पहले MNA था, 5 मरतबा वो MNA यहाँ रहा है NA 75 का। तो उसके बाद उसकी बेटी जब आई तो उसका अपना जो वर्क था उसके वालिद की निस्बत से जो सियासी ग्राउंड था वो बहुत मजबूत था। तो जब इसको तहरीक इंसाफ को पता चला कि हम लोग यहाँ से इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो इन्होंने फिर धांधली का सोचा और एक मनसूबाबंदी के तहत इन्होंने जब 19 फरवरी की रात को मुकम्मल तौर पे इलेक्शन ख़त्म हो चुका था, तो 20 हलकों के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जहाँ पर इनका अपना ज़्यादा असर रसूख था, उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इन्होंने यहाँ से उठाया और सीधा सियालकोट ले गए। और वहाँ पर जाकर दोबारा फिर उन्होंने नए सिरे से जो 45 फार्म होते हैं ना, उनके ऊपर इन्होंने धांधली की। रिज़ल्ट जो था, जो इनका अपना पर्सनल वोट था, उससे यानी कि एक यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सिराम अली का वो 500 समथिंग थे वोट इनको पड़े थे, और जो 500 समथिंग वोट थे उनका इन्होंने तकरीबन 2000 वोट बना दिया कि यहाँ से जी हम भारी लीड से जो है ना जीते हैं। तो जैसे ही ये RO के दफ्तर में गए हैं तो वहाँ पे नून लीग का जो कैंडिडेट थे मोहतरमा नशीन, उनके पास सारे रिज़ल्ट हमारा TLP का और नून लीग का, इनका जो 45 फार्म था वो सेम था, और जो PTI के फार्म वहाँ पे पहुँचे सुबह के टाइम जो 20 हल्कों के थे, तो वो वहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट चला गया। जब इन्होंने टैली किया उसका PTI का और उसका नून लीग का और TLP का, तो रिज़ल्ट वो डिफरेंट था और PTI का जो है वो फार्म और था। तो वहाँ पे पता चल गया कि इन्होंने धांधली की है। इस तरह इनकी जो पहली चोरी थी वो RO को आपस में पकड़ी गई थी, जहाँ से इन्होंने धांधली की। तो उस लिहाज से फिर पहली मरतबा जो 19 फरवरी को वोट कास्ट हुआ था इसका RO की निस्बत से, वो 93,000 था, यानी 93,000 वोट था PTI का, और 1,10,000 वोट था इसका नशीन का, लेकिन PMLN का।
लेकिन इन्होंने उसको उल्ट चेंज करके 1,10,000 आपने कर लिया और 93,000 उसका कर दिया, इस तरह वो पकड़े। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह TLP का 19 फरवरी का जो वोट कास्ट था वो बहुत बड़ी हमारी कामयाबी थी अल्हम्दुलिल्लाह। 51,272 वोट था हमारा 19 फरवरी को जो TLP का था। तो ये एक मजहबी हलके का इतना पहली मरतबा खड़े हो के एक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इतना वोट ले जाना बहुत बड़ी कामयाबी थी। नहीं खलील साहब, ये जो आप वोट बता रहे हैं 51,272 वोट, हाँ जी, तो ये इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था या फॉर्म 45 के तहत था ये? असल में हुआ कुछ ऐसे था कि जैसे आपको पता है कि इसका रिज़ल्ट अनाउंस तो हुआ ही नहीं था 19 फरवरी का। जो कलेक्शन थी, जो बाद में हम सुप्रीम कोर्ट जाते रहे हैं और RO के साथ भी मेरे अच्छे तल्लुकात थे, फिर RO से जो हमें सारा मुकम्मल तौर पे डाटा मिला था तो उस वक्त जो हमारे सामने फिगर आए थे वो ये इतना था। लेकिन हमारे चंद एक पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन थे, कुछ जेंट्स के भी पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पे हमारे जो पोलिंग एजेंट थे वो नहीं थे, खड़े नहीं कर सके थे हम। तो जिस लिहाज से जो है ना हमारे पास डाटा मुकम्मल नहीं आया था। लेकिन जो RO से फिर मुझे मिला था वो 51,272 था। मैंने उससे फिर ये एक चीज़ कही थी कि मुझे रिटर्न दे दो, तो उसने कहा कि आपको पता है कि हम रिटर्न अभी नहीं दे सकते क्योंकि हमने इसको कालअदम करार दे दिया। तो इसलिए फिर हमें वो वोट रिटर्न नहीं मिला था। लेकिन जो 45 फार्म हमारे पास आए थे वो भी तकरीबन 40,000 से अबव थे हमारे पास अलहम्दुलिल्लाह। तो धांधली के बाद जो दोबारा इलेक्शन हुआ अपील के बाद, तो उसमें आपका वोट पहले की निस्बत बहुत ही कम था, इसकी क्या वजह है? कुछ सुनने में, हल्के के कुछ अहबाब से सुनने में आ रहा है कि जो है ना वो कंपेन नहीं हो सकी या उस तरीके से काम नहीं हो सका कि आपका वोट बैंक नहीं हुआ। तो इसकी क्या आपके सामने क्या आप देखते हैं कि क्या वजूहत थी कि वोट बहुत ही कम निकला? नहीं, ये ऐसी वजह तो नहीं थी कोई भी। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी जाते रहे हैं, हम सारी तारीखें हमने सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, वहाँ पे भी जाके हमने अपने मुकला भी किए थे और केस भी साथ साथ लड़ रहे थे। और उसके बाद जो बाबा जी खादिम शाह रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक 20 अप्रैल के हवाले से जो माहदा किया हुआ था गवर्नमेंट का, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि नहीं जी 10 अप्रैल को इलेक्शन होगा, तो इन्होंने PTE वालों ने एक शोशा छोड़ दिया कि हमारा और TLP का आपस में मुआहदा हो गया है। तो जो TLP का कैंडिडेट है वो बैठ गया, तो वो जितना भी वोट है वो हमें कास्ट होगा। हालांकि ऐसी बिल्कुल कतन बात नहीं थी। लेकिन हमारे पास हमें मुश्किल जो पेश आई अपना व्यू पेश करने की, वो ये थी कि हमारे ऊपर जो मीडिया की पाबंदी थी वो हम मीडिया के ऊपर अपनी नशर नहीं कर सके। सोशल मीडिया पर तो हम ग्रुपों में बताते रहे हैं कि यार TLP का कैंडिडेट बैठा नहीं है, मैं एज ए ग्राउंड रियलिटी में मौजूद हूँ, यहाँ पे मैं मैदान अमल में मौजूद हूँ और ख़ुद मैं हल्के में जाता भी रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद जब इलेक्शन डे वाला दिन आया तो मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे गया, तो जो हमारे कारकुन थे उन्होंने कहा जी हमें तो गाँव में PTE वालों ने बताया था कि हमारा मुआहदा हो गया, तो हम तो इसलिए वोट कास्ट नहीं करने गए। तो हमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो इस चीज़ का नुकसान हुआ था कि हमारे पास मीडिया की कवरेज नहीं थी कोई भी। हम अपना कोई भी विजन रिव्यू देना चाहते थे वो हम अपने पब्लिक को नहीं दे सकते थे कोई भी जो मीडिया के थे। तो ये इनके पास एक बड़ी ये चीज़ थी कि इनका टेलीविज़न के ऊपर भी इंटरव्यू आ जाता था, इन्होंने अगर कोई वो शोशा भी छोड़ना था तो वो भी फौरी तौर पर आ जाता था। लेकिन प्रिंट मीडिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक दिन 62 अखबार थे जो मुझे डस्का की प्रेस क्लब ने मुझे पेश किए थे, जिस पर मैंने अपनी कवरेज करवाई थी। वो आज भी मेरे पास तकरीबन मेरे ख्याल में 40 के करीब गालबन मेरे अखबार जो हैं वो तराशे उनके पास मेरे पास पड़े हुए हैं घर में। तो प्रिंट मीडिया पे तो हम अपनी कवरेज करते रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था उसने हमारा साथ नहीं दिया। सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है तो पैमरा की जानिब से उनको पाबंदी है और पैमरा को ज़ाहिर हुकूमत ने मना किया है या जिसने भी मना किया है, तो ये तो जो सूरत नज़र आ रही है पाबंदी तो आगे भी चलती रहेगी। तो इसका क्या मतलब कि आपके वोट ऐसे ही चोरी होते रहेंगे या इनका क्या सदेबाब आप करेंगे आगे? क्यों अगर मीडिया कवरेज आपको नहीं मिलती तो इसके मुतबादल आपने क्या सोच के रखा हुआ है कि क्या आप करेंगे? नहीं, अभी इंशाल्लाह वो वक्त गुजर गया है कि हमारे पास अगर मीडिया की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर पावर नहीं भी है तो पहले हमारा UC लेवल पे, वार्ड लेवल पे हमारे पास इतना रिक्वायरमेंट बंदों की नहीं थी कि लोगों को पता ही नहीं था। देहातों में लोगों को नहीं पता था कि यार तहरीक लब्बैक भी कोई जमात है या इस तरह इनका भी कोई अपना जो ना व्यू है। जो हमने अपना
मंशूर इस्लाम पाकिस्तान और आवाम जो तहरीक लब्बैक का आसान सा मंशूर है, तो ये भी हम अपना मंशूर नहीं पेश कर सके थे उस वक्त और ना आवाम को पता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीपी लेवल पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो कंप्लीट हो चुकी है बॉडीज़। उसके बाद यूसी लेवल पे तकरीबन 90%, 100% नहीं है, 90% तकरीबन हमारा वर्क पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुकम्मल हो चुका है। और थर्ड लेवल पे हमारा जो वार्ड लेवल पे है, अभी हम वार्ड लेवल पे जा रहे हैं। और जब वार्ड लेवल पे जाके एक देहात में 200-400 बंदा है या 500 बंदा है या कोई थोड़ा बड़ा गाँव है, तो वहाँ पे वार्ड लेवल पे अगर हमारी बॉडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो वहाँ पे भी हमारा अगर हर गांव में 15 बंदों की एक बॉडी कंप्लीट है हमारे पास हो जाएगी, तो उस वक्त वो 15 बंदे अगर डेली बेसिस पे या हफ्ते के अंदर एक दिन ऐसा मुतय्यन करें कि 2-4 घंटे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दें और वो 2-4 घंटे अपने गाँव में वर्क करें, लोगों को बताएँ अपना जो हमारा मंशूर है और हमारा तरीका करके हमारा मकसद क्या है सियासत में आने का, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह जो 2023 का इलेक्शन होगा उसमें हमारी पोजीशन अल्लाह के फजल से वाज़िया होगी। सर, आप चूँकि ज़िला सियालकोट के नाज़िम इलेक्शन सेल भी हैं, तो इसी मुतल्लिक़ मेरा एक ये सवाल है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो हर हलके में, हर पोलिंग स्टेशन में पोलिंग एजेंट्स का बहुत मसला होता है कि जी कभी फ़लाँ पोलिंग स्टेशन में कोई पोलिंग एजेंट्स नहीं मिल रहा, कोई लेडीज़ नहीं मिल रही, कोई बॉयज़ नहीं मिल रहा, तो कभी किसी के पास जाते हैं कि हमें पोलिंग एजेंट्स चाहिए। तो क्या ये आप इसके ऊपर कोई आपने लाए अमल तैयार किया हुआ है या आप इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या इसका अभी तक आपने काम नहीं किया, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि हम अपने आप को सियासी लेवल पे मनवा रहे हैं। जब हम कह रहे हैं आप हमारे ऊपर जो पाबंदियाँ थी, काला दम का जो नाम लगा, जो लेबल लगा था, वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म करवाया। तो उसकी वजह यही थी कि हम सियासी लेवल पे, सियासी मैदान में हम अपने आप को अपना लोहा मनवाएं, अपनी जमात का लोहा मनवाएं। तो इस लिहाज से जैसे कि मैंने कहा कि जब हमारे पास वार्ड लेवल पे 15 बंदों की बॉडी मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो पोलिंग एजेंट्स हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो जेंट्स हैं, इसका हमें मुश्किल पेश नहीं आएगी कोई भी। जब तक हम वार्ड लेवल तक नीचे नहीं जाते उस वक्त तक हमें परेशानी रहेगी। लेकिन अभी यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर 2023 में अक्टूबर या सितंबर 2023 में इलेक्शन होते हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल से एज़ ए नाज़िम इलेक्शन सेल मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी पूरी भी कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि पूरे ज़िले में कोई ऐसा गाँव, कोई ऐसी वार्ड ना रहे जहाँ पर हमारी बॉडी कंप्लीट ना हो। और उसके बाद अभी मरकज़ की तरफ से भी जो हमें हुक्म मिल चुका है ख़वातीन विंग बनाने का, तो अल्लाह के फ़ज़ल से इसी अगस्त में हमने पहला वर्क जो लेडीज़ कॉन्फ्रेंस थी वो ज़िले लेवल पे हमने करवाई है, जिसमें हमारी जो सिंध की मोहतरमा थी, मोहतरमा फ़ातिमा सरवत MP सिंध असम्बली की जो हमारी पार्लियामेंट की थी, वो आई थी, उन्होंने भी आके ख़ताब किया था। तो इस लिहाज से क्योंकि पाकिस्तान में 52% ख़वातीन का वोट है, तो जब तक हम अपनी जमात में ख़वातीन को भी फ्रंट लेवल पे नहीं लेके आते उस वक्त तक हमारे ये मसाइल रहेंगे। तो अल्लाह के फ़ज़ल से हमारी अपनी जो कावश थी, मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर जो है ना वो हमारा कन्वेंशन हो चुका है ख़वातीन का, और उस लिहाज से हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ख़वातीन की निस्बत से भी हम पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन ख़वातीन से मुझे ये याद आया, आप ख़वातीन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम देखते हैं कि दूसरी जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं इस वक्त, चाहे तहरीक इंसाफ हो जाए या नून लीग हो जाए या पीपल पार्टी हो जाए, तो उनके हर जलसे में औरतें कसीर तादाद में मौजूद होती हैं। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त वह ऐसी जमात है, इसके अलावा एक दो और जमात है कि जो लेडीज़ को अपने जलसों में नहीं लेके आती। ठीक है, तो ये जलसे में नहीं आती, लेकिन आप बता रहे हैं कि इनकी जो है ना वो वर्किंग शुरू हो चुकी है। तो इस हवाले से मज़ीद आप बताइएगा कि ये औरतों के आप किस तरह से इनको आप वर्किंग में लेके आ रहे हैं और क्या इनके हवाले से आपने लाए अमल जो है ना बनाया हुआ है? जी, इसका जैसा कि 2018 की बात है या उसके बाद मुझे कंफर्म याद नहीं कि बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़वातीन ने आपसे इजाज़त मांगी थी कि हम भी धरने में आना चाहती हैं, लेकिन बाबा जी ने इजाज़त नहीं दी थी। इस लिहाज से हम अपनी ख़वातीन को दूसरी पार्टियों की निस्बत
वो नाच गाने की तरफ लेके नहीं जाएंगे। अगर हम एज ए मजहबी जमात हैं तो हम इंशाल्लाह मजहबी जमात की निस्बत से बापर्दा ख़वातीन को हम मैदान अमल में लेके आएंगे। उनके जलसे भी जो हैं वो बापर्दा ही होंगे। वहाँ पे जो प्रोग्राम होंगे ख़वातीन का, जो आपस में जो तकारीर जो कुछ भी होगा, वो सारी की सारी मजहबी लिहाज से होंगे, शरई लिहाज से, जिसमें हज़रत अम्मा आयशा के जो अहादीस हैं उनके निस्बत से मनसूब हैं, जो आपकी रिवायात हैं वो बताई जाएंगी। जो हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में जो आपने जो कुछ बताया गया था उनकी तालीमात, उस लिहाज से, यानी कि जितना भी हमारा काम ख़वातीन के लिहाज से होगा वो इंशाल्लाह बापर्दा और बामानी तरीके से ये हम इंशाल्लाह दिखाएँगे अपने जो है अपनी आवाम को, और दूसरी जमातों को ये दिखाएंगे कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो बापर्दा रह कर भी सियासत में अपना काम कर सकती हैं। और उसका अमली जामा जो है वो पहना चुके हैं हम लोग सिंध असम्बली में। जैसा कि हमारी फ़ातिमा सरवत साहबा जो है हमारी MP हैं, पार्लिमानी लीडर जो हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बापर्दा जाती हैं असम्बली में, और वहाँ पे जाकर फिर वो बेहतरीन ख़ताब भी करती हैं। ये नहीं कि वहाँ बैठी रहती हैं, वहाँ पे जाकर आप जब ख़ताब करती हैं तो वो भी देखने वाला होता है, वो सुनने वाला होता है। तो इस लिहाज से हम हर मैदान अमल में इंशाल्लाह एक नमूने के तौर पे ख़वातीन भी जो हमारी हैं वो आएंगे अल्लाह के। सर, इस वक्त एक मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से सवालात उठाए जाते हैं कि जी आपके तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं वो उनकी उम्र बहुत कम है और 26 साल के नौजवान हैं, तो उनकी अभी सियासी रग़बत इस किस्म की नहीं है उनको अमीर बनाने की, या मुख्तलिफ़ जो इस वक्त अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप उनको एज़ ए लीडर कैसे आपने उनको पाया है, कि आप क्या कहते हैं कि वो किस किस्म के लीडर हैं। एक छोटी सी उम्र में उनको जब ये ओहदा मिला है, तो आप इस हवाले से आपकी क्या राय है? मुझे अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी खादिम साहब रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल, वो अल्फाज मुझे याद आते हैं कि आपने एक जलसे में फ़रमाया था कि जो मेरे बच्चे हैं ना वो मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, मेरे से ज़्यादा भी मज़बूत हैं। तो जो आपके अल्फाज थे ना, वही अल्फाज, उन्हीं की झलक जो है वो हमने अल्लामा साद हुसैन रिज़वी में भी देखी है और अल्लामा अनस में भी हमने वही चीज़ देखी है। जैसा कि आपको पता है कि पाबंदी के दौरान जब लॉन्ग मार्च का तहरीक लबैक ने ऐलान किया था, तो उस वक़्त हमारे जो लीडर थे साद हुसैन रिज़वी, आप जेल में थे, तो सब लोग इस चीज़ से परेशान थे कि ये तहरीक लबैक वाले क्या करेंगे, इनकी क़यादत तो सारी जेल में है। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से जो हमारा 17 साल नौजवान है उसने भी साबित कदम रह कर दिखाया था कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लीडरशिप का यह है कि मोहम्मद बिन कासिम भी तो जब आए थे, 17 साल आपकी उम्र थी जब आपने सिंध में कदम रखा बरसगीर में, तो आपने अपना लोहा मनवाया था। तो आज उन्हीं की निस्बत से इस्लाम बरसगीर में है। तो मैं नहीं समझता कि जो साद हुसैन रिज़वी है, जिनके ऊपर वो क्या कहते हैं कि एक मज़बूत तरीन खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का जो पानी चढ़ाया हुआ है, आपका जो दरस दिया हुआ है, वो रायगा जाएगा इंशाल्लाह, रायगा नहीं जाएगा। ये एक उम्मत, पूरी उम्मत मुसलमा के, सिर्फ पाकिस्तानी, पूरी उम्मत मुसलमा के मज़बूत तरीन लीडर होंगे इंशाल्लाह। और इसी निस्बत से बाबा जी के चेले पे जो दमिश्क के शाम के जो थे इमाम, उन्होंने आकर बैत की थी साद हुसैन रिज़वी के हाथ पे कि जो आपका यहाँ पे मंशूर चलेगा वही शाम के अंदर चलेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपके इस हलके में किस सियासी जमात का जो है ना वो ज़्यादा ज़ोर है? देखिए, जो पिछले सन 85 से लेके हम देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ज़ोर रहा है और उसी का कैंडिडेट शुरू से आ रहा है। फ़र्स्ट टाइम था कि मुशर्रफ दौर में अली असद मल्ली जो था वो मुशर्रफ दौर में कामयाब हुआ था, और उसके बाद उसने भी अपने हल्के में कोई तरक्याती काम या कुछ इस तरह के काम नहीं करवाए थे, जिस वजह से उसके बाद वो 2-3 मरतबा MNA का इलेक्शन लड़ चुका है, लेकिन वो जीत नहीं सका कोई भी। तो ये एक मुस्लिम लीग नून का मजबूत गढ़ है। इस गढ़ को तोड़ने के लिए इंशाअल्लाह बेज़निल्लाह तहरीक लब्बैक के पास ही ऐसा मंशूर है और ऐसी कावश है और ऐसे हल्के के जो बुनियादी मसाइल हैं जिनके ऊपर हम रोशनी गाय बगैर डालते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम ही इस हल्के को फ़तह करेंगे। इसके अलावा कोई और जमात नहीं अपना इसको फ़तह कर सकती है।
सर जैसा कि पिछले इलेक्शन में आपको NA 75 में टिकट मिली थी, तो क्या आने वाले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में भी आपको ही टिकट दी जाएगी या इसके अलावा कोई और भी कैंडिडेट हैं जो इस हवाले से आगे आना चाह रहे हैं या जिनके नाम मौजूद हैं? देखें, इससे पहले भी जो अब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त मैंने अपने आप को पेश किया था कि अगर मेरे से पहले कोई मेरे से ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार कोई मैदान अमल में आ गया तो मैं लब्बैक कहूँगा उसके हाथ पे और उसको इलेक्शन लड़वाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था कोई भी। अभी भी यही सूरत हाल है कि अगर मेरी जमात ने मेरे ऊपर एतमाद किया तो मैं इंशाल्लाह इस मैदान को खाली नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर मेरे से ज़्यादा कुछ सियासी बसीरत रखने वाला कोई मजबूत कैंडिडेट हमें मिल जाता है, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि ऐसा कोई मजबूत और बाकरदार शख्सियत हमें को मिल जाए तो हम उसको इलेक्शन लड़वाएंगे। अगर ऐसा ना हो सका तो फिर इंशाल्लाह ये है कि मैं मैदान अमल से भागने वाला नहीं हूँ। इससे पहले भी हम नहीं भागे, साबित कदम रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इनको भगा के छोड़ेंगे अल्लाह के फजल से। सर असल में ना काफ़ी सारी जगहों पे ऐसा सुनने को आता है, बल्कि देखने को भी आता है। जैसे हाफिज़ाबाद में भी ये वाक़या हुआ था 2018 में, जिनको तहरीक ने टिकट दी थी तो वो हार गए थे और हारने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी तब्दील कर ली थी। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको टिकट नहीं मिलती तो वो फिर किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो क्या अगर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान आपको इस वक्त आइंदा आने वाले इलेक्शन में अगर टिकट नहीं देती तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। ऐसी इंशाल्लाह बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है कोई भी कि हमें तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान जो हमारी अपनी जमात है वो मुझे टिकट ना दे तो मैं अपनी जो जड़ें मजबूत है मेरी, मैं उन जड़ों को छोड़ के तो वो वापस किसी और पार्टी में चला जाऊं। जैसा कि आपने अभी हाल ही में देखा है कि जितने भी ये लोग आए दिन पार्टियां बदलने वाले लोग थे उनका हशर क्या हुआ है, कानून में क्या हुआ है या वैसे आवाम में क्या हुआ है। तो मैंने एक कौल पढ़ा था कि आप अपनी जड़ों को मजबूत रखें तो इंशाल्लाह आपको कोई हिला नहीं सकता कोई भी, आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। तो मेरा ये कोई नज़दीक या दूर दूर तक भी ऐसी बात नहीं है कोई भी कि मैंने इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़फ़ किया था तो आज दुनियादारी की खातर मैं दोबारा अगर मुझे अब मेरी जमात टिकट ना दे तो मैं इसको चेंज करके मैं किसी और जमात में जा बैठूं। ऐसा मेरे लिए नामुमकिन है। बल्कि मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं कोशिश भी कर रहा हूँ एज़ आ नाज़िम इलेक्शन सेल, जैसे मेरी ड्यूटी भी है कि मैं अपने हलके में अपने से भी ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार बाकरदार शख्स, जो पहले मैंने कही कि वो बाकरदार शख्सियत है, ऐसे नहीं कोई मैं कोई ऐसा कोई मालदार आदमी मिल जाए लेकिन उसका करदार अच्छा ना हो। मैं करदार वाला भी ढूंढ रहा हूँ, बाकरदार भी ढूंढ रहा हूँ और अच्छी शख्सियत का मालिक जो है वो ढूंढ रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह मिल जाए तो हम उसको इलेक्शन लड़वाएं। पीछे नहीं हम इंशाल्लाह हटेंगे, मैं भागने वाला नहीं हूँ मैदान से। ठीक है। अच्छा सर, एक काफ़ी अरसे से जो है ना वो इल्ज़ामात तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के ऊपर लगते रहते हैं, जिसमें एक नुमाया इल्ज़ाम ये है कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की जो डोरें हैं ना वो किसी के हाथों में है। तो मेरी मुराद आप समझ ही रहे हैं कि लोग किन की तरफ इशारा करते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान क्या वाकई किसी के कहने पे धरना देती है, किसी के कहने पे लॉन्ग मार्च करती है या किसी के कहने पे वर्किंग करती है, या सब कुछ इसका अपना ही होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मेरी नज़रों में। और जो कुछ मैंने अभी तक अपनी तहरीक में शामिल हो के, पहले तो एज़ एक कारकुन था मैं और अभी जैसे कि ज़िले की ज़िम्मेदारी भी है मेरे पास, इस लिहाज से मैंने अपने मरकज़ को आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी अपने मरकज़ में कि हमारी डोर जब किसी और के हाथ में हो। अगर हमारी डोर है तो वो मदीने वाले के हाथ में है और वहीं से हमें जो पैगाम आता है हम उसी पैगाम को नशर भी करते हैं और उसी पैगाम को हम अपने ऊपर लाज़िम मलज़ूम भी करते हैं। हमारा किसी जगह पे ना कोई हमारा हेडक्वार्टर है और ना हमें कहीं से हदायत आती हैं। ये मुझे भी आए दिन ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जब मैं हल्के में निकलता हूँ, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि ये जी ऐसे ऐसे है, लेकिन उसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े अच्छे तरीके से देता हूँ। तो मैं फिर एक बार वाज़ेह इस चीज़ को करना चाहता हूँ कि हमारी अगर डोर है
वो अल्लाह और अल्लाह रसूल के अलावा किसी और के पास नहीं है। जैसा कि अभी कुछ लोग कुछ न्यूट्रल का नाम लेते हैं, कुछ किसी का नाम लेते हैं, ऐसी नहीं है इंशाल्लाह। अगर ऐसी बात होती तो हमारा जो लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद में रोका गया था, पाकिस्तान के तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीटी रोड को काट के जो है ना उसको लॉन्ग मार्च को बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं। ये उनको भी नज़र आ गया था कि अगर ये इस्लामाबाद पहुंच गए तो इस बार ये धरना नहीं देंगे, ये इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। तो उस इनकलाब ने उनकी जो टांगें थी वो कांपना शुरू हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने हमें वज़ीराबाद रोक के फिर सारे मुतालबात हमारे तस्लीम किए थे कि जो आप कहते हैं हम उसको तस्लीम करते हैं, और उन्होंने किए थे इस लिहाज से।